अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स हम लोग लेकर चल रहे थे और इससे पहले हम लोग तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स अपने पूरे कर चुके हैं, जिनमें हमने वेक्टर की जो तफसील थी, जो बेसिक्स थी, उनको बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो वेक्टर को स्केलर क्वांटिटीज़ से डिफ्रेंशिएट करती हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन सी होती है, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ये सब का सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से मुकम्मल कर चुके हैं और अभी तक आपका एक बेसिक बैकग्राउंड डेवलप हो चुका है कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स को डील कैसे करना है। ठीक है, इससे जो बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर था उस वहाँ से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, मैं उसका ज़रा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बताता हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। देखो, हमने ये बात पढ़ी थी कि वेक्टर्स कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर्स कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर से हट के होती हैं, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक चीज़ जो चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो रूल्स हैं वो भी अलग हैं, मतलब वेक्टर्स स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते। जैसे मैंने एक फेमस एग्जांपल दी थी, अगर मैं 3 को 4 में ऐड कर दूं तो आंसर क्या आता है, 7 आता है। मतलब 3 एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है। अगर आप 3 में 4 को ऐड करोगे तो आंसर विल बी अ नंबर, यानी कि 3 में 4 को ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, 7, जो कि अगेन एक क्या है, नंबर है। लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता, यानी कि एक वेक्टर 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर 4 न्यूटन का है। आप इसको ऐड करते हो तो आपका आंसर 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक कहीं भी लाई कर सकता है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 2.5, 3.5, 4, 4.9, 5.9, 5.85, कुछ भी हो सकता है 1 और 7 के दरमियान में। सर ये क्या बात कर दी, वेक्टर एडिशन इसी का नाम है बेटे। जब आप ये समझ जाओगे कि ये कैसे हो सकता है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वेक्टर एडिशन इन एक्चुअल है क्या। तो हम लोग अभी जो चीज़ लेके चल रहे हैं वो हमने क्या समझना है, हमने समझना है वेक्टर एडिशन। अब मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन के हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं। एक ग्राफिकल टेक्निक कि आप कैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्केल, पेंसिल, कंपास, डी, इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं उनकी मदद से आप कैसे वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड से क्या मुराद है, यानी कि जिसमें आपको फॉर्मूले चाहिए। अच्छे से सुनना लेक्चर, क्योंकि आपके कोर्स में जो सवाल पूछे जाएंगे वो एनालिटिकल मेथड से ही पूछे जाएंगे। सर तो फिर वो क्यों पढ़ाया आपने, इसलिए कि वो बेस है। जैसे आपको अगर बचपन में कभी ऐसे लिखना सीखा होगा ना कभी, तो आपने अंग्रेजी में ऐसे लिखना सीखा होगा, उर्दू में मजमून लिखना सीखा होगा। तो ऐसे तो नहीं है आपको डायरेक्टली पहली क्लास के अंदर ही वो मजमून लिखना सिखा दिया हो। पहले आपको अलिफ बे पे लिखना सिखाया होगा या ABC लिखना सिखाया होगा, बेसिक सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब बताया होगा। फिर आप इस काबिल हुए कि ऐसे लिख पाते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो बेस था हमारा। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने लगे, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। अपने पास हेडिंग लगा लो भाई, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। 2 मेथड होते हैं हमारे एनालिटिकली वेक्टर्स को ऐड करने के। ठीक है, शुरू करें। फिर वही बात जो मैं हर दफ़ा स्टार्ट में कहता हूँ, बेटे लेक्चर को एक गो में लेना है, कोशिश करना कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर को पूरा फोकस करके लेक्चर लो, और जो नोट्स आप खुद बनाते हो वो सबसे बेहतरीन होते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके ऊपर हम लोग फिजिक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। और आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स की बिल्कुल बेस है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और इससे इतने अच्छे अच्छे सवाल बन के आते हैं कि ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी निकाले हुए मैंने, वो भी आपको साथ साथ करा दूंगा। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटे, रिजॉल्व करने का क्या मतलब है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। क्या मतलब सर, देखो वेक्टर्स में आपके पास ना बेटे एक चीज़ हुआ करती है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, जो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा था।
और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कोई भी जो वेक्टर होता है ना वो अपने कंपोनेंट से मिलके बनता है, हमेशा याद रखना। इसकी मिसाल हमेशा हम ऐसे दिया करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो हमें पता है ये बॉक्स आगे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैंने मिसाल ले ली कि यार इस बॉक्स का मास 1 किलोग्राम है, इसकी एक शेप है, 10 न्यूटन की फोर्स लगी तो ये डब्बा आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यही बॉक्स मेरे पास दोबारा आ गया और मैंने क्या करा, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाई 4 न्यूटन की और एक फोर्स लगाई 6 न्यूटन की, फोर्स अभी भी उसी तरफ लग रही है। तो ये सेम डब्बा है, ये भी 1 किलोग्राम का था, इसी साइज का, इसी मास का, ये भी 1 किलोग्राम का, इसी साइज, इसी शेप का। ये फिर से आगे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये क्या कर रहा होगा, आगे मूव कर रहा होगा। अब मैं कहूँगा ये जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है ना, ये वाली जो फोर्स है, ये बेसिकली है रिजल्टेंट और ये दोनों इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट क्या होता है, वो अकेला वेक्टर जो वही काम करेगा जो कंपोनेंट्स मिलकर कर रहे हैं। ये 4 और 6 मिलकर क्या कर रहे थे, इस डब्बे को आगे लेके जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये अकेला क्या कर रहा है, ये अकेला भी इस डब्बे को आगे लेके जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ आ गई बात की। तो अकेला वेक्टर जो वही काम करेगा जो ये सब मिलकर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले हेडिंग लगा लेना, कंपोनेंट्स क्या है, इंडिविजुअल वेक्टर्स, इंडिविजुअल हिस्से वेक्टर्स के जो किसी बॉडी पे कुछ काम करते हैं। रिजल्टेंट वो अकेला वेक्टर जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि कंपोनेंट्स मिलाकर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये रिजल्टेंट था। फिर हमने बच्चे बात की थी कि आपके पास किसी भी वेक्टर के जो है ना वो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सर ये कैसे पता चला आपको, भाई देखो ना, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इस डब्बे के ऊपर, अभी मैंने जो हरकत की थी मैंने क्या किया था, अभी मैंने बच्चे अगर आप नोट करोगे ये था, अभी मैंने 4 और 6 दो कंपोनेंट्स बनाए थे ना। अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये मान लो 2 न्यूटन है, ये मान लो 4 न्यूटन है, ये मान लो 3 न्यूटन है, ये मान लो 1 न्यूटन है। मान लो अब 4 फोर्सेस लग रही है इसी डायरेक्शन में, मिला के देखो अभी भी ये 10 न्यूटन है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 न्यूटन अभी भी वहां लग रहा है। तो अल्टीमेटली ये फिर से आगे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने उसी रिजल्टेंट के जो कि 10 न्यूटन का रिजल्टेंट था, मैंने उसके कितने कंपोनेंट्स बना दिए, 4 कंपोनेंट्स बना लिए। तो मैंने क्या बात की, मैंने कहा किसी भी रिजल्टेंट के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। अ रिजल्टेंट कैन हैव मेनी कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। फिर हमने कहा यार इस पे तो मसला हो जाएगा। मसला क्यों होगा भाई, मैं किसी रिजल्टेंट के 3 कंपोनेंट बना के काम करता हूं, आप 4 करते हो, कोई 6 करता है, कोई 10 करता है, कोई 12 करता है, मतलब जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। इस तरह फिजिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि अगर अगले ने कोई किताब लिखी है वेक्टर्स के ऊपर और आप उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप तो उसे पढ़ ही नहीं सकते। क्यों भाई, आपको क्या पता उसने कितने वेक्टर के कंपोनेंट्स लेके चीज़ों को सॉल्व किया हुआ है। तो दुनिया वालों ने बोला कि ताकि हम चीज़ों को रिसर्च में कोलैबोरेशन हो सके तो स्टैंडर्ड सेट किया जाए। स्टैंडर्ड क्या सेट हुआ, स्टैंडर्ड ये सेट हुआ कि भाई हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अच्छा ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये x है, ये y है और ये z है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई वेक्टर एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस पे। एक्सिस का मतलब होता है सिर्फ x पे लाई कर रहा है, सिर्फ y पे लाई कर रहा है या सिर्फ z पे लाई कर रहा है। वेक्टर एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो 1 डायमेंशनल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, 1 डायमेंशनल, क्योंकि उसके जो वेक्टर लिखा होगा उसमें या तो i कैप आ रहा होगा या j कैप आ रहा होगा या k कैप आ रहा होगा। i कैप एक्स एक्सिस को शो करने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर और के कैप जेड के अलोंग वाला। तो उसने कहा अगर 1 डायमेंशन में वेक्टर लाई कर रहा है तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया जाएगा। यानी कि अगर एक्स के अलोंग है सिर्फ एक्स कंपोनेंट, वाई के अलोंग है सिर्फ वाई कंपोनेंट, के अलोंग है सिर्फ या जेड के अलोंग है तो सिर्फ जेड कंपोनेंट। इसी तरह अगर कोई वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन का मतलब होता है बेटे 2 डायमेंशन के दरमियान की जगह। जैसे ये व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, तो अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब प्लेन आपके पास क्या पॉसिबिलिटी थी, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है या वाई जेड प्लेन हो सकता है। तो इसमें आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे, एक्स और जेड कंपोनेंट्स होंगे, वाई और जेड कंपोनेंट्स होंगे। आखिरी काम हो सकता था कि आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा हो, स्पेस में लाई कर रहा हो, यानी कि 3 डायमेंशन होंगे तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ 2 होंगे। ठीक है, तो अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया क्या स्टैंडर्ड सेट हो गया कि आपके पास
वेक्टर इनमें से जिस जगह पे लाई कर रहा होगा उसके पास उसी के लिहाज से कंपोनेंट्स होंगे। यानी कि स्टैंडर्ड के तौर पे या स्टैंडर्ड के लिहाज से किसी भी वेक्टर के पास मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड। एक्चुअल में पूछोगे तो कितने भी हो सकते हैं भाई। ये देखो ना, आपने 10 न्यूटन को यहां 4 हिस्सों में तोड़ दिया। आप 10 न्यूटन को चाहते तो 20 कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते थे। कैसे? 0.5 0.5 0.5 0.5 न्यूटन के आप 20 इंडिविजुअल फोर्स वेक्टर्स बनाते तो भी वो मिला के 10 बन रहा होता। पॉइंट समझ आ रहा है? तो फिर मसला क्या आता? मसला ये आता कि आप चीजों को एनालाइज कैसे करोगे, किसने सही किया किसने गलत किया है। पॉइंट समझ आ रहा है? रिसर्च में कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो थंब रूल ये सेट हो गया कि आप वेक्टर लाइंग इन ऑन एन एक्सिस विल हैव 1 कंपोनेंट, प्लेन पे लाई करेगा तो 2 कंपोनेंट्स, स्पेस में लाई करेगा तो 3 कंपोनेंट्स। क्लियर है? जल्दी से क्विक रिव्यू कर देता हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और कंपोनेंट से वापस रिजल्टेंट बनाएंगे। ये आज की क्लास का पूरा मोटिव है। रेजोल्यूशन क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन। किसको तोड़ेंगे? वेक्टर को। किस में? कंपोनेंट्स में। सर क्यों तोड़ना पड़ता है कंपोनेंट्स में? बेटे इसलिए तोड़ना पड़ता है कि जब आप उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हो ना तो मैकेनिक्स में चीजों को एनालाइज करना आसान हो जाता है। ये जुमला जो अभी बोले ना, लिख लेना अभी है। ये अभी हम मैकेनिक्स की फाउंडेशन बना रहे हैं। जब आगे आपको मोशन पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, टॉर्क पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, या आगे जाके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तब ये जुमला पढ़ना आपको फौरन समझ में आ जाएगा मैंने इस पॉइंट पे क्या बात बोली थी। वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ने का या एक्सिस के अलोंग डिवाइड करने का, एक्स वाई जेड के अलोंग डिवाइड करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि चीजों को एनालाइज करना मैथमेटिकली आसान हो जाता है। पता चल जाता है कि एक्स पे कौन सी फोर्स कार्रवाई डाल रही है, वाई पे कौन मस्ती कर रहा है, जेड पे कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये फायदा होता है इसका। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लो। वेक्टर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर की एडिशन इज नॉट सो सिंपल लाइक स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन के अलग रूल्स होते हैं, हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। वेक्टर एडिशन के 2 बुनियादी असूल हैं, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। यहां हम एनालिटिकल मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें फॉर्मूले का काम है। उसमें सबसे पहली चीज आपने ये सीखना है कि रिजल्टेंट कंपोनेंट में कैसे टूटते हैं और कंपोनेंट वापस रिजल्टेंट कैसे बनता है। आगे तो हम फिर पढ़ ही लेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आप ये पढ़ोगे कि हाउ इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए? तो मैंने बताया फैक्चुअली स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, ताकि हम चीजों को कोलैबोरेशन कर सके, हमने कहा आप किसी वेक्टर के मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स बनाओगे अगर वो स्पेस पे लाई कर रहा है। प्लेन में लाई कर रहा है तो 2 कंपोनेंट बनाओगे, और अगर वो एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 1 कंपोनेंट। अब देखो, मैं सवाल अगर आपको दूं, आपने देख के बताना है कि ये वेक्टर जो है प्लेन में लाई कर रहा है या स्पेस में लाई कर रहा है। 3i कैप प्लस 4k कैप, देख के बताओ जल्दी से। अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपके प्रीवियस लेक्चर वीक है, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो ये वाला लेक्चर समझने में शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। देखो बच्चे, आई कैप का मतलब ये एक्स कंपोनेंट है, के कैप का मतलब ये क्या है? जेड कंपोनेंट। इसका मतलब ये वेक्टर आपका एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? एक्स जेड प्लेन में, क्योंकि जे वाला फैक्टर तो यहाँ है ही नहीं, तो वाई का कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो, स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटे, अब देखो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया ना कि आपने वेक्टर को तोड़ना है। अब अगर आप नोट करो, हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए एक में थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे ज़रा दिल कर रहा है, ठीक है, एक में थीटा आपका बन रहा है यहाँ पे। अब ये हमें पता है ये वाली साइड हमारे पास 90 डिग्री की है, ये वाली साइड भी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री की। अब हमें पता है बेटे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ना कुल मिला के 3 फंडामेंटल साइड्स होती हैं। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और एक हाइपोटेन्यूस होता है। ज़रा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, अच्छा अब आता है बेस। बेस के हवाले से जो है ना, वो एक मिथ मशहूर है। मिथ कहते हैं एक कॉन्सेप्ट को जो दुनिया में मशहूर होता है, उसका सही या गलत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे बचपन में जब आप छोटे होते होगे, आपको घर वालों ने कहा होगा कि बाहर नहीं जाना, अल्लाह बाबा आके आपको ले जाएगा।
बड़े होते हो तो आप सोचते होगे ना कौन सा अल्लाह बाबा आया, कोई भी नहीं आया। पॉइंट समझ आया? क्या कोई अल्लाह बाबा आपको आज तक आके लेके गया जब आप बड़े हो गए? कोई नहीं लेके गया। तो वो बेसिकली बाद में आपको पता चल जाता है कि यार वो इसलिए कहते थे कि आपको कोई चोट ना लग जाए, कोई वायरस ना इन्फेक्ट कर दे, या कोई और मसला ना हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता आपको उठा के ना ले जाए। अल्लाह बाबा भरल कोई नहीं लेके जाता आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक मिथ मशहूर है कि जो बेस है ना वो हमेशा ये नीचे वाली साइड आपकी क्या होती है, बेस होती है। अपने पास लिख लेना, बेस राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड होगी जिसपे दो एंगल लाई कर रहे होंगे, ठीक है। हमारा काम है फिजिक्स को फिजिक्स के जैसे पढ़ना, जैसे फिजिक्स को पढ़ने पढ़ाने का हक है। तो फिजिक्स का पहला हक ये कि कोई चीज रट्टा ना मारी जाए, ठीक है। तो बेस कौन सी साइड होगी? बेस वो साइड होगी जहां दो एंगल लाई कर रहे होंगे। सर देखें, आपने बोला ना बेस वो साइड होगी जहां दो एंगल लाई कर रहे होंगे। अब देखें सर, देखें एक एंगल ये रहा 90 डिग्री का, और यहां पे एक एंगल ये रहा अल्फा। तो इसका मतलब ये वाली साइड भी क्या हो गई, बेस हो गई। फिर तो मसला ही हल हो गया। नहीं बेटे ऐसा नहीं है। क्या ये जो अल्फा एंगल था ये अभी फिगर में मार्क हुआ है? नहीं हुआ हुआ मार्क ना। फिगर में जो मार्क हुआ है उन दो एंगल्स की बात हो रही है। कौन सा मार्क हुआ हुआ है? थीटा मार्क है और 90 मार्क है। इसका मतलब इसके लिए ये वाली साइड बेस होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब ऐसा ना हो कि कोई बंदा अपनी दिमाग का इतना इस्तेमाल करते हुए बोले ये भी तो एक एंगल है, ये भी एंगल है, फिर ये साइड बेस हो गई। नहीं, हम इस एंगल की रिस्पेक्ट से चीजों का बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर रहे हैं। क्या यहां दूसरा एंगल कोई बना दिख रहा है आपको? अभी इस वक्त नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये इस दो एंगल की वजह से ये बेस हो गया, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो गई? अब ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो गई इसमें? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? सबसे पहला काम तो ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये तीन फंडामेंटल साइड्स अपनी आइडेंटिफाई कर ली। अब आपने अपने बचपन में कुछ रिलेशंस पढ़े होंगे, अगर मैं वो याद दिलाऊं, आपने पढ़ा होगा ना सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव curly brown hairs, cos theta is based upon hypotenuse, totally painted black। इसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ऐसा ना कोई इसके अंग्रेजी में जो है ना वो मायने निकालना शुरू करे और बोले सर अजीब सी बातें कर रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टोटली पेंटेड ब्लैक, इसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इसको याद रखने के लिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ लेवल वालों से माजरत के साथ जिन्होंने इसको एडजेसेंट ऑपोजिट के अंदर पढ़ा हुआ है, तो बहरहाल यही फॉर्मूले हैं, वो एडजेसेंट ऑपोजिट भी ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। खैर अब देखो इधर हमारे पास क्या है। अब अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां देखो, इसको अगर मैं आगे लेके जाता हूं, हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ऐसे ही है? अच्छा, क्लियर हो गई यहां तक की बात? ऐसे ही है ना? अच्छा, इसी तरह से यहां पे अगर आप देखोगे cos थीटा अप्लाई करोगे, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको अगर हम नाम भी दे देना तो चीज़ों को करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ये वाली साइड मेरी x है, ये वाली साइड मेरी y है, और इस साइड को मैं अपने लेट से h का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये जो वाली जो साइड है ट्राइंगल की, ये x है, ये ट्राइंगल की साइड y है, और ये h है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये आपका एक ही ट्राइंगल है, यानी कि ये आपका एक ही ट्राइंगल है, ये वाला, ये x साइड का, ये y साइड का, ये h साइड का। बस बताने का मकसद ये कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपने किस बेस पे तय किया हुआ है या किस बेस पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। चलो अब यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है, ये x साइड है, ये y साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी भी x है, ये y है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये जो x साइड है ये इस ट्राइंगल में बेस का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि यहां पे दो एंगल लाई कर रहे हैं। x साइड यहां पे परपेंडिकुलर का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि यहां पे आपके पास एक ही एंगल लाई कर रहा है। यहां पे y वाली साइड बेस बनी हुई है ट्राइंगल की, ठीक हो गया। चलो, यानी कि अगर मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर का फॉर्मूला देखूं, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर इज y, हाइपोटेन्यूज तो h ही है, h साइन थीटा, ऐसे ही। अब यहां पे जरा cos थीटा भी देख लो जरा, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहां पे? x, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा h ही है, यानी कि x विल बी इक्वल टू h टाइम्स ऑफ cos थीटा। ये बन गया, यहां ये बन गया। अब यहां से बच्चे मैंने अभी कोई चीज सिखानी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझते चलो। अब यहां पे भी देखो यही दो फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यहां पे? x है,
हाइपोटेन्यूज h है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू h टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इसी तरह से cos थीटा अप्लाई करो, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पे y और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे h को वहां फेंक देंगे तो y विल बी इक्वल टू h टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा, ये बन गया। अब जरा यहां पे आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला देखो, यहां पे आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला देखो, आपको नजर आ रहा है एक बार फॉर्मूले में y आ रहा है और एक बार फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x आ रहा है। इस ट्रायंगल में y किसे शो कर रहा है, परपेंडिकुलर को। इस फॉर्मूले में आपके पास जो x आ रहा है, x किसे शो कर रहा है, परपेंडिकुलर को। यानी कि मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं यहां वाले फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है, y इक्वल्स h साइन थीटा, यहां वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x इक्वल्स h साइन थीटा। नजर आ रही है आपको ये चीज, y h साइन थीटा के बराबर है। सिमिलरली x भी किसके बराबर है, h साइन थीटा के बराबर है। पहले वाले ट्रायंगल में ये जो y है, आपको ये y नजर आ रहा है, ये y बेसिकली क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। और यहां वाले फॉर्मूले में x बेसिकली क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में हमेशा साइन थीटा आएगा, हाँ या ना। परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा। सर ये बात तो हमें यहां से भी नजर आ रही थी कि परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में हमेशा साइन थीटा आएगा, आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों हमें बता दी, अभी समझ में आएगा, परेशान नहीं होना। अब जरा इसी चीज को एक और जाविये से देखो, एक और एंगल से देखो, क्योंकि हमने आगे चल के एक और मिथ करेक्ट करनी है। यहां y के फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, यहां x के फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, यानी कि साइन थीटा किसी फॉर्मूले में आना इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो y का फॉर्मूला या x का फॉर्मूला है। y ये है, x ये है, रिपीट, y ये है और x ये है। साइन थीटा का किसी फॉर्मूले में आना इस बात के साथ मशरूत या कंडीशनल नहीं है कि वो y है या x है। जो परपेंडिकुलर होगा उसके फॉर्मूले में साइन थीटा आएगा। ये बात लिख लेना, भी आगे एक और गलत चीज हम सही करेंगे आपकी, ठीक है। यहां y के फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, यहां x के फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है। इसी तरीके से आप cos थीटा देखो, यहां x के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है, यहां y के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है। क्यों भाई, यहां पे x आपके पास बेस के तौर पे बिहेव कर रही होगी, यहां पे y आपके पास बेस के तौर पे बिहेव कर रही होगी। नजर आ रही है, यहां पे x बेस है और यहां पे y क्या है आपका, बेस है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। यहां x के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है, यहां y के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है। गोया cos थीटा का किसी फॉर्मूले में आना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप x वाली क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो या y वाली क्वांटिटी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बेस मालूम कर रहे हो या नहीं। बेस होगा तो cos थीटा आएगा, परपेंडिकुलर होगा तो sin थीटा आएगा। इतनी बात जहन में रखते हुए आगे चलते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारी बेसिक्स अच्छे से स्टेब्लिश हो गई हैं, ये चीज लिख लेना अपने पास ताकि कभी भी आगे जाके भी कहीं पर फंसो नहीं, ठीक है। अब देखो फिर इससे मैं आपको सवाल बताता हूं, आपका एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है। अब देखो भाई, ये वो टॉपिक है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। आपने क्या करा, अब आपने सीधा सीधा एक अपना प्लेन डिफाइन कर दिया जो आपका एक नॉर्मल प्लेन होता है। ये आ गया आपके पास, एक आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है, ठीक है। आपने बोला भाई ये हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम वेक्टर f है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने और ये वेक्टर यहां से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, थीटा जरा गौर से देखो, थीटा कहां से बन रहा है, थीटा इज बीइंग मेड विद द पॉजिटिव x एक्सिस। थीटा कहां से बना है, पॉजिटिव x एक्सिस से बना है। अभी थोड़ी देर में थीटा को y से भी बनाऊंगा, ठीक है, वो इसीलिए पीछे पूरी कहानी पढ़ाई थी। चलो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूं तो एक कंपोनेंट ये आ रहा है, एक कंपोनेंट ये आ रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं कह रहा हूं fx क्योंकि ये x के पैरेलल है। इसे मैं कह रहा हूं fy क्योंकि ये y के क्या है, पैरेलल है। जल्दी से मार्क कर दो, ये हमें नजर आ रहा है बेटे ये क्या है, थीटा है, और अल्टीमेटली ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। सिंप्लीफाई करो जरा। अब आप देखोगे तो अगर आप मार्किंग करना चाहो इसके अंदर तो अल्टीमेटली ये यहां पे दो एंगल लाई करने, तो ये वाली साइड क्या हो गई, बेस, ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर 90 के सामने, ये वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियस में किया था। अप्लाई करो जरा। सम पीपल हैव p अपॉन h, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एफ वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, f, यानी कि एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। अच्छा एक चीज और,
ये f आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, fx fy आपके कंपोनेंट्स हैं, और ये जो fx और fy आपके कंपोनेंट्स हैं ना, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। fx fy ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आई एम सॉरी साले नहीं बोला, सारे के सारे बोला, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चे आपके पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगुलर। अब इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो एक रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल में दो साइड्स के दरमियान का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इनफैक्ट आपके जो fx fy fz अगर z होता, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट सारे कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों भाई, देखो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मेरा प्यारा बेटा, वो इस तरह का होता है। ये इसमें x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इन सब के दरमियान में देखो एंगल कितना है, x y के दरमियान में एंगल 90 डिग्री, y z के दरमियान में एंगल 90 डिग्री, x z के दरमियान में एंगल 90 डिग्री। तो जब सबके दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं ये सारे कैसे कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, नॉर्मल कंपोनेंट, ये सब इसी का नाम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो अब आपके पास क्या हो गया, fx का वैल्यू मालूम कर लिया। अब आपके पास cos थीटा अप्लाई करना है, कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे, बेस हमारे पास यहाँ पे fx है और हाइपोटेन्यूज f के बराबर है। अब अगर fx का फॉर्मूला निकालता हूँ, fx विल बी इक्वल टू f cos ऑफ थीटा। इसी तरह से मेरे पास एक साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट थीटा की रिलेशन और यूज कर दूं, टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, टोटली पेंटेड ब्लैक या टर्न पर्पल ब्लू, जो जैसे भी याद किया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटे यहाँ पे, एफ वाई मेरा बच्चा, और बेस क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब जरा चीजों को यहां एनालाइज कर लो पहले, किस चीज से क्या मुराद है। एफ आपका रिजल्टेंट कंपोनेंट है या रिजल्टेंट फोर्स है, एफ एक्स एफ वाई इसके कंपोनेंट्स है, यानी कि एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये मतलब है इसका। या आप यूं कह सकते हो कि आपने बेसिकली वेक्टर एफ एक्स और वेक्टर एफ वाई को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, आपका वेक्टर एफ। हम सीख क्या रहे हैं, हम वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीख रहे हैं। किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। स्टैंडर्ड या थंब रूल क्या सेट किया है कि अगर स्पेस में लाई कर रहा है आप उसे 3 मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, एक्स वाई और जेड। प्लेन में लाई कर रहा है तो मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स वाई में है तो एक्स और वाई होंगे, वाई जेड में है तो वाई एंड जेड होंगे, एक्स जेड में है तो एक्स और जेड होंगे। अभी हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया हुआ है, इसमें ये वेक्टर f लाई कर रहा है, इस वेक्टर f के 2 कंपोनेंट्स बना लिए, fx और fy। क्लियर हो गई यहां तक की बात। तो ये हमने मालूम कर लिया, fy का ये फॉर्मूला, fx का ये फॉर्मूला। f तो हो गया रिजल्टेंट, fx fy कंपोनेंट्स। थीटा, थीटा आप गौर से देखो, थीटा आपके रिजल्टेंट का एंगल है। थीटा किसका एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल है, किसके साथ, पॉजिटिव x के साथ। तो थीटा इज द, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ वेक्टर f या एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद पॉजिटिव x एक्सिस। बेटे ये सब चीजें आप नोट करना, किसी वजह से लिखवा रहा हूं, अभी कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे आगे ना, हम नहीं होंगे इंशाल्लाह क्योंकि हम इतनी बेसिक से पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ये सारे हमने फॉर्मूले बना लिए। अच्छा सर इसमें यकीन करें अभी तक हमने एक आने की नई चीज नहीं सीखी, ये तो हमें मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा दिया गया था। नई चीज क्या है इसमें, अब अभी नई चीज आती है थोड़ी देर में। अब हमारे पास जो हमारे पास अगला चीज है ना, अब जरा देखो, अब हम क्या करने लगे हैं, ये मान लीजिए मेरा एक्स कंपोनेंट बोल रहा हूं सॉरी, एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस है। सेम वही वेक्टर जो वहां बन रहा था वही सेम वेक्टर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये मेरा वेक्टर एफ है। और अब की बार ये क्या कर रहा है, मेरा वेक्टर एफ जो है ना, ये एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ थीटा इज with पॉजिटिव y एक्सिस, थीटा इज विद पॉजिटिव y एक्सिस। अब मैंने थीटा किससे बनाया है, पॉजिटिव y एक्सिस से बनाया। फिर से मेरा बेटा मैं वही काम करूंगा, 2 कंपोनेंट्स बनाऊंगा, बना लो 2 कंपोनेंट्स, एक मेरे पास कंपोनेंट ये रहा, एक मेरे पास कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। अच्छा एक जो ये कंपोनेंट है ये वही एफ एक्स है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
ये एफ वाई है क्योंकि ये वाई के पैरेलल है। यहां पे भी वही सीन है, वेक्टर एफ एक्स और वाई को मिला के बन रहा है। हेड टू टेल रूल देख लो, पहला वेक्टर इसके हेड पे, दूसरा वेक्टर, वही सेम सीन चल रहा है जो पढ़ते आए। और ये आपको पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, दिख भी रहा है हमें ये। अब अगर मैं आपको बोलता हूं मेरा बेटा इसमें मार्क करो कि एक्स कौन सी साइड है और बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। अब आप बोलोगे सर ये बेस है, ये बेस है, कैसे बताएं, कैसे बताएं सर, यहां तो हम फंस गए। क्यों? आपने बेस की हमें पहचान ये बताई थी कि वो साइड जहां पे दो एंगल लाई कर रहे हो। अब यहां पे ना यहां एंगल है ना यहां एंगल है, तो बन तो रहा है एंगल, लेकिन फिगर में रेफरेंस नहीं है, मार्क नहीं हुआ। एंगल मार्क होना जरूरी है। क्लियर है? अब कोई अगर इसको बेस कह रहा है, कोई इसे कह रहा है, तो दोनों ही गलत है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि बेस कौन सी है। पहले ये जो थीटा बाहर है, थीटा को अंदर लेकर आओ। थीटा को अंदर लाना है, सर यहां से मिटा यहां लिख दें, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स ऐसे नहीं चलती भाई। देखो सर, बचपन में हमने अपना एक जेड रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो मैं रिवाइज करा देता हूं। ये जो थीटा होता है और ये जो थीटा होता है, ये आपस में सेम होते हैं। जेड वाला एक रूल, एडजेसेंट एंगल्स, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वैसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इनको जेड एंगल या जी एंगल्स भी कहते हैं। शायद कभी पढ़ा हो, अगर आपके पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और इनको एक दूसरी लाइन कट करती है, जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल, शायद याद आ रहा है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो कुछ एंगल बनते हैं जो सेम होते हैं, जिनमें एक ये होता है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, और इसी तरह से एक ये एंगल होता है जो ऐसे जेड की बेस पे बनता है। ये जेड वाला एंगल जो यहां होगा वो यहां होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? हमने जेड वाले एंगल्स पढ़े हुए कि ये सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अब हमें यहां पे जेड बनाना है। अब ग्रीन वाले मार्कर को जिसको मैं लेके चल रहा हूं उसे गौर से देखना, आपको जेड बनता नजर आएगा। देखो जेड दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जेड एंगल्स होते हैं जो कि आपके सेम होते हैं। बचपन में आपने कभी मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी, नहीं तो देख लेना आप जाके। अगर पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीन एंगल्स होते हैं जो सेम बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, और एक कॉन्करेंट एंगल्स होते हैं जो कि सेम साइड पे होते हैं। एक फिगर के बाहर होता है, एक फिगर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल पढ़े होंगे ना भाई कभी ना कभी जिंदगी में, एक्स का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। ठीक है, मेरा काम वो पढ़ाना नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं मैं जा रहा, क्योंकि इसी में इतना कुछ है पढ़ाने के लिए अभी। अब मार्क कर सकते हैं, ये वाली साइड हमारी क्या हो गई? बेस। ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। सम पीपल हैव P अपॉन एच। P क्या है यहाँ पे? एफ एक्स। एच क्या है यहाँ पे? एफ। यानी कि एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। अब यहां देखो, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? एफ वाई। हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ, इसको वहां फेंकेंगे, एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह टेंजेंट थीटा देखना जरा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टोटली पेंटेड ब्लैक। तो यानी कि टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, यहां पे P क्या है? एफ एक्स, और B क्या है? एफ वाई। अब इसके मुकाबले में ये सारे फॉर्मूले उल्टे आ रहे हैं। अब याद करो, अब चीज को समझना बेटे जरा। आपने बचपन में ये चीज पढ़ी होगी कि एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई एफ साइन थीटा होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है एफ वाई अपॉन एफ एक्स की। ये वो चीजें जो आप बचपन से आज तक पढ़ते आए हो, ये वो चीजें जो मैंने आपको अभी पढ़ा दी। रीजन क्या है? रीजन ये था कि बचपन से आज तक आपका जो रिजल्टेंट था वो हमेशा थीटा बना रहा होता है विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस। अब यहां पे आप देखोगे थीटा वाई से भी बनना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज जो जहन में आपने अच्छे तरीके से घुसा लेनी है वो ये है कि x के फॉर्मूले में हमेशा cos नहीं आता, y के फॉर्मूले में हमेशा sin नहीं आता। यहां x के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है, लेकिन यहां y के फॉर्मूले में cos थीटा आ रहा है। अब पीछे देखो मैंने क्या बात लिखवाई थी, cos थीटा हमेशा उसके पास आएगा जो बेस होगा। पढ़ो, अभी लिखवाया था, cos थीटा हमेशा उसके पास आएगा जो बेस होगा। cos थीटा बेस में आएगा। यहां fx क्या है? बेस, तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? cos थीटा। यहां fy क्या है? बेस, तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? cos थीटा। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था साइन थीटा हमेशा उसके फॉर्मूले में आएगा जो परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा यहाँ एफ वाई पे आ रहा है, इसलिए नहीं कि वो एफ वाई है, इसलिए कि वो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ साइन थीटा एफ एक्स पे आ रहा है, इसलिए कि वो क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर या बेस डिसाइड करते हैं कॉस और साइन को।
एफ एक्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। हाँ, अगर थीटा एक्स एक्सिस से बन रहा है तो वही आपकी जो पुराने पड़े हुए फॉर्मूले हैं वही सब मैंने तो ड्राइव करा दिए, एफ एक्स एफ कॉस थीटा और एफ वाई क्या एफ साइन थीटा। और अगर यहां पे आ जाओगे तो यहां उल्टा है, एफ एक्स एफ साइन थीटा और एफ वाई क्या एफ कॉस थीटा। सिमिलरली यहां टेंजेंट थीटा बराबर है एफ वाई अपॉन एफ एक्स के, यहां टेंजेंट थीटा बराबर किसके एफ एक्स अपॉन एफ वाई के। क्लियर हो गई यहां तक की बात। आखिरी चीज जो इन दोनों में कॉमन चलती है वो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। 2 + 3 क्या होता है? 5। 3 + 2 भी क्या होगा? 5। फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं ना तो भाई हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पे? देखो हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पे? ओहो, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पे? एफ है। और अब यहां पे बेस क्या है? एफ एक्स है, यानी कि ये बन जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये एफ वाई स्क्वायर भी समझ लो रूट के अंदर ही है, यहां लिख देते। एफ वाई स्क्वायर भी क्या है? रूट के अंदर ही है। अब यहां पे अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला इस वाली डायग्राम पे। एफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट बेस क्या है यहां पे? एफ वाई स्क्वायर प्लस वो क्या है यहां पे? एफ एक्स स्क्वायर। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? एफ एक्स स्क्वायर को एफ वाई स्क्वायर में ऐड करो या एफ वाई स्क्वायर को एफ एक्स स्क्वायर में ऐड करो, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम। आंसर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो हमें ये समझ में आ गया सर, अब हमें आपकी बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि x के फॉर्मूले में एफ एक्स एफ कॉस थीटा भी हो सकता है, एफ साइन थीटा भी हो सकता है, एफ वाई एफ साइन थीटा भी हो सकता है, एफ वाई एफ कॉस थीटा भी हो सकता है, टेंजेंट थीटा ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन सर अब पेपर में क्या करेंगे? पेपर में क्या करेंगे? पेपर में अगर वो बोलता है एफ एक्स का फॉर्मूला बताओ तो क्या करें? तो दो फॉर्मूले हो गए। हाँ, अब 2 फॉर्मूले हो गए। अगर आपको वो ये ना बताए कि रिजल्टेंट एंगल किससे बना रहा है तो याद रखना हमेशा बाय डिफॉल्ट एंगल ये वाला होगा। अगर आपको उसने नहीं बताया ना, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो एक प्री सेट या प्री डिफाइंड कंडीशन होती है। मतलब जैसे मिसाल ले लो, अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लो कि लेट्स से मतलब बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड होती है ना यार, अब कैसे समझाऊं तुम्हें। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बंदे से कोई काम करवाना है, किसी को आपने कुछ कहना है, कोई काम करवाना है, उससे कोई फेवर लेना है, तो एक डिफॉल्ट मोड है कि आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, जाके ये तो नहीं बोलोगे उसे चमाट मार दोगे कि मेरा एक काम कर दे। ये एक्सट्रीम केस है, एबनॉर्मल केस है। मतलब एबनॉर्मल वो चीज होती है जो नॉर्मल नहीं होती, तो ये एबनॉर्मल केस है। नॉर्मल केस या एक हम सबको पता है मतलब मुझसे किसी ने कोई फेवर लेना है तो वो क्या बोलेगा? आगे बोल देगा भाई बिलाल भाई ये काम कर दीजिए मेरा, या वो रिक्वेस्ट करेगा आके। अब आप किसी को जाके कोई बदतमीजी करोगे मेरा काम कर दो, तो ये डिफॉल्ट केस नहीं है, ये अगेंस्ट द नॉर्म्स है। पॉइंट समझ आ रहा है? जब आपको कुछ नहीं बताया कि रिजल्टेंट कौन सा एंगल बना रहा है, किससे एंगल बना रहा है, तो हमेशा एक्स से एंगल बन रहा होगा। हाँ, जब बता देगा कि वाई से एंगल बन रहा है तो आपको ये सारी बातें जहन में रखनी होंगी। क्लियर हो गई बात की? अब देखो जनाब, इसके ऊपर हमारे पास ना सवालात किस किस तरह से आते हैं, पर वाहिद चीज जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आखिर में। अब ये बेसिकली था क्या, हमने पढ़ा क्या? हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में टोटल 2 चीजें होती हैं, एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, दूसरा वेक्टर को कंपोज कैसे करते हैं। देखो अगर मैं यहां पे आपको लिख के दिखा दूं ना, चलो मैं मिटाने लगा भाई। वेक्टर को रिजॉल्व जो आपने किया ना, देखो जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा? आपका रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। जब आप वेक्टर्स को कंपोज करोगे तो क्या होगा? आपको कंपोनेंट से आपके रिजल्टेंट मिल जाएंगे। जरा ये कॉन्सेप्ट भी अब समझ लेना। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई एक वेक्टर है, वेक्टर एफ, जो एफ एक्स और एफ वाई से मिलके बना है, और मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि ये एफ एंगल किससे बना रहा है, एक्स से बना रहा है या वाई से। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो हमेशा किससे बना रहा है? एक्स से। हाँ, अगर मैं कहता कि थीटा इज बीइंग मेड विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये सारे फॉर्मूले चलते हैं। अब हमने फॉर्मूले पढ़ लिए ना, हमने जो फॉर्मूले पढ़े वो देखो जरा। हमने फॉर्मूले पढ़े, एफ एक्स बराबर है किसके? एफ कॉस थीटा के। एफ वाई बराबर है किसके? एफ साइन थीटा के। सिमिलरली हमने अभी पढ़ा टेंजेंट थीटा बराबर है किसके? एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। इसी तरह हमने पढ़ा एफ बराबर है किसके? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। अब अगर आप नोट करोगे तो बेटे ये चीज देखना जरा,
ये आपके पास ये जो चीज है ये है आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपके पास फॉर्मूले किसके हैं? रेजोल्यूशन के। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जब आप वेक्टर को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। वेक्टर एफ था, उसको आपने ब्रेक डाउन करा तो एफ एक्स एफ वाई मिल गया। लकीर के फकीर नहीं बनना, वेक्टर ए को तोड़ेंगे तो ए एक्स ए वाई मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, आपको उसका एक एक्स कंपोनेंट मिल गया और एक आपको उसका वाई कंपोनेंट मिल गया। ये जो आखिर वाले दो फॉर्मूले हैं ना, ये जो आखिर वाले दो फॉर्मूले, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टेंजेंट जब वहां चला जाएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ये बन जाएगा। ये जो आपके आखिर वाले दो फॉर्मूले हैं ना, ये वाले, ये हैं वेक्टर कंपोजिशन के, यानी कि रेजोल्यूशन और कंपोजिशन ऐसे चलती हैं। रिजॉल्व वेक्टर को तोड़ा फिर उसे कंपोज कर रहे हो, ये चीज। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले किसके हैं? कंपोजिशन के। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब ये होता है आपको कंपोनेंट्स पता है, आपने उससे रिजल्टेंट निकालना है। यहां आपको रिजल्टेंट पता है और आपने उससे कंपोनेंट्स निकालने हैं। भाई रिजल्टेंट पता है ना, एफ पता है, थीटा पता है, तभी तो एफ एक्स आएगा। एफ पता है, थीटा पता है, तभी तो एफ वाई आ रहा है। कंपोजिशन में क्या है? उल्टा है। एफ एक्स एफ वाई पता है, आप निकाल कर रहे हो, रिजल्टेंट निकाल रहे हो। रिजल्टेंट जो आपका होता है उसमें दो ही चीजें तो फाइंड करनी होती है, एक एफ होता है और एक थीटा होता है। भाई ये रिजल्टेंट कितना वेक्टर था? दो चीजें होती है ना वेक्टर के पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आप निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या निकाल रहे हो? डायरेक्शन निकाल रहे हो। समझ आ रही है? ये वेक्टर को कंपोज करने का तरीका है, जिसमें एफ जो है वो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा है और थीटा जो है वो आपको रिजल्टेंट का क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। ये थीटा आ गया, आपको एफ वाई पता है, एफ एक्स पता है तो थीटा आ जाएगा। इसी तरह आपको एफ एक्स पता है, एफ वाई पता है तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। समझ आ गई कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है? रिजॉल्व करने का मतलब है एफ थीटा पता है, एफ एक्स एफ वाई निकालना है। कंपोज करने का मतलब है एफ एक्स एफ वाई पता है और आपने एफ और थीटा निकालना है। क्लियर हो गई बात की? ये था वेक्टर को तोड़ने और बनाने का तरीका है कार। ठीक है जनाब, अब आगे देखते हैं जरा इसके अंदर हमारे पास जो सवालात है ना वो किस किस तरह से पूछे जा रहे होते हैंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे हमारे पास ना बच्चे अल्लाह अकबर। अब यहां पे पहले जो है ना सबसे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। आपको मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है एक वेक्टर एफ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। आपको कह रहा है फाइंड थीटा विथ, पार्ट ए में कह रहा है एक्स एक्सिस से बताइए थीटा कितना है इसका, पार्ट बी में कह रहा है वाई एक्सिस से बताइए इसका थीटा कितना है। दो अलग अलग सवाल पूछ रहा है आपसे ये। अगर आपको याद होगा एक्स एक्सिस का एंगल निकालने के लिए हम क्या काम करते थे? एक्स एक्सिस का एंगल निकालने के लिए हम ये कहते थे टेंजेंट थीटा बराबर है एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। याद है बच्चे? अभी पढ़ा है। टेंजेंट थीटा क्या है? एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। वाई एक्सिस में यही फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, वाई कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, जो भी हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला। अब देखो इधर, अब पहले तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए एक्स कंपोनेंट कौन सा है और वाई कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर आप लेक्चर्स अभी तक के स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो तो ये चीज तो आप फौरन से पहले बता दोगे। इसमें आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 है, जो आई के पीछे लिखा होता है विथ साइन, साइन के साथ, वो एक्स होता है। यहां पे आपका वाई कंपोनेंट जो है वो 3 है। एक्स 2 हो गया, वाई क्या हो गया? 3 हो गया, सिंपल। ठीक है, एक्स 2 हो गया और वाई क्या हो गया? 3 हो गया। तो अगर आपको थीटा बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो आप बोलोगे टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स। वाई कितना है यहाँ पे? 3, x कितना है यहाँ पे? 2 हो गया आपके पास। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ रहा है? 3 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है, यानी कि थीटा चाहिए तो थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 2। अब वंस अगेन दो बच्चे होंगे मेरे जो वीडियो देख रहे होंगे, या तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वीडियो देख रहे हो या आप बोर्ड के लिए देख रहे हो। अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो, सिंपल आपने कैलकुलेटर में पुट किया, आंसर आ जाएगा। अगर आप एमडी कैट ई कैट के एस्पायरेंट हो तो आपने आंसर को यहीं छोड़ना है। सही है, आपका यही आंसर है बच्चे, परेशान नहीं होना, आगे पीछे कोई कुछ नहीं कहेगा वो आपको। ठीक है, वैसे हम ये भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्विक मैथ्स के टैब में जाना, क्विक मैथ्स का टैब मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, उसमें ये सब चीजें मैंने सिखाई हुई हैं। यह वीडियो की लेंथ ऑलरेडी मेरा ख्याल है 40-44 मिनट की हो गई है और मुझे अभी आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है इसमें, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने, उसको देख लेना क्विक मैथ्स में। ठीक है, तो बहरहाल बताने का मकसद ये है जो बोर्ड्स वाले हैं वो विदाउट वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके कर लेंगे। एमडी कैट ई कैट वाले यहाँ भी छोड़ सकते हैं
और 99% केस में यही छोड़ा जाएगा। अगर वो आगे जाने का बोलेगी तो वैसे बोलेगा नहीं वो, लेकिन बोले भी तो आप कर सकते हो, ठीक है, वो सिखाया हुआ उसमें। इसी तरह से अगर थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई बोला जाए तो वाई वाला थीटा क्या होता है, एफ एक्स अपॉन एफ वाई, एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एक्स कितना है यहाँ पे 2 और वाई कितना है यहाँ पे 3, यानी कि थीटा, ये थीटा विद एक्स था, ये थीटा विद वाई है, ये मिल जाएगा मेरा बेटा क्या, टेंजेंट इनवर्स 2/3। क्लियर हो गया, टेंजेंट इनवर्स 2/3। सेट है, यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें सबको। अच्छा अब देखो बेटे, ये मैंने कैलकुलेटर से यहां वैल्यू निकाली है आपको एक और बात समझाने के लिए कि आपका जो एग्जामिनर है ना वो एक और तरह से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। टेंजेंट इनवर्स 3/2 जब आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया ना, ये आंसर आ गया। टेंजेंट इनवर्स 2/3 कैलकुलेटर से निकाला तो ये आंसर आ गया। एमडी कैट ई कैट वाले बच्चे यही छोड़ देंगे, परेशान नहीं होना। अब कई दफा एग्जामिनर आपके साथ ना मस्ती करता है, वो आपको वाई से निकालने के लिए तो बोलेगा लेकिन ऑप्शन में ये नहीं देगा। जरा समझना यहां बात को। देखो सपोज करो मेरे पास यहां पे एक कोई वेक्टर है, इसका यहां से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा इसका, कैसे बताओ, और कुछ नहीं पता मुझे, बस ये पता है कि ये कोई वेक्टर है, इसका यहां से एंगल कितना है 60 डिग्री 60, ये एंगल बताना है। आप बोलेंगे सर मसला ही नहीं है, हमें पता है ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितना होता है 90 का। 90 में से 60 निकाल देंगे तो ये कितना होगा 30 डिग्री का। पॉइंट क्लियर है। ये एंगल आपने कैसे निकाला 30 वाला, आपने बोला थीटा वाई बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स। पॉइंट समझ आ रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स। क्लियर है, निकाल सकते हो ऐसे, बस सिंपल हो गया मसला हल। अब अगर आपको थीटा वाई निकालना है और आपको ये सब नहीं भी गिवन, आपको कहता है, आपको मिसाल के तौर पे उसने कहा कि थीटा एक्स जो है ना वो इतना है, टेंजेंट इनवर्स 3/2। क्लियर है। आपको बोला जाए थीटा वाई निकालना है तो थीटा वाई निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आए। ये आपने थीटा एक्स निकाल लिया था भाई, जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, थीटा वाई मिल जाएगा। इसी को आपका एग्जामिनर यूं भी लिख सकता है, 90 डिग्री को वैसे लिख सकते हैं π/2 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 3/2। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। भाई ये मैंने π/2 क्या कर दिया, एंगल को मेजर करने का जो कॉमन यूनिट है वो तो डिग्री है, लेकिन एसआई यूनिट क्या, रेडियंस है। जैसे आप डिस्टेंस को कॉमनली किलोमीटर्स में नापते हो, ऐसे ही है ना, किलोमीटर्स में नापते हो, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। पॉइंट समझ आ रहा है, मीटर है ना भाई स्टैंडर्ड यूनिट। तो बताने का मकसद ये स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन। डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, रेडियन कैसे बनता है, रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं, ये सब हमने सर्कुलर मोशन में तफसील से पढ़ना है। फिलहाल 180 डिग्री आपका पाई रेडियन के बराबर होता है, 90 डिग्री क्या हो जाएगा π/2 रेडियन, तो ये इसकी जगह π/2 आ गया, दैट इज आ गया। ये मैं ये बता रहा था कि एग्जामिनर कई दफा ऐसा भी कर सकता है कि आपको ये वाला ऑप्शन कहीं दिखे ही ना, आपको वो कह तो रहा है कि इसका एंगल y से मालूम करो, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप x से एंगल निकालना और 90 में से उसे माइनस करके ढूंढना, डेफिनेटली ऑप्शन में होगा। माजी में एक दफा ये सवाल आ चुका है जिसमें बच्चों ने ये शोर शराबा किया था कि ऑप्शन गलत थे। ऑप्शन गलत नहीं थे, बहुत कम चांस होता है कि ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन सही होते हैं, आप कोई बोंगी मार रहे होते हो वहां पे, ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे x से एंगल पूछे और ये ऑप्शन दे ही ना आपको। अब अगर ये ऑप्शन नहीं दे रहा क्या करोगे, आप y से एंगल निकालना, y से एंगल निकालना, यही वाला सेम एंगल कैसे आएगा, 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स 2/3। समझ आ गई बात की। भाई मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही सवाल दिया, एक ही सवाल के देखो फ्लेवर्स बता रहा हूं। मैंने आपको यही सवाल दिया, उसने पूछा x से एंगल बताओ, x से एंगल हमने ये निकाल लिया, y से एंगल बताओ, y से एंगल हमने निकाल लिया। भाई ये फॉर्मूले तो याद है ना, अभी तो पढ़ के आए थे पीछे फॉर्मूले। ये अगर x से एंगल बन रहा था, ये x था, ये y था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो क्या पढ़ा था, टेंजेंट थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y/x। और इस केस में क्या होता है, x अपॉन y, अगर थीटा y से बनना शुरू हो जाएगा। पढ़ चुके ना ये बात तो सारी, सही है। अच्छा अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको मैंने बोला कि थीटा निकालिए y से, थीटा किससे निकालिए, y से, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ ही नहीं है, तो मैंने कहा चेक करना
इस एंगल को 90 से माइनस करके ऑप्शन में लिखा होगा, क्योंकि ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, और ये π/2 भी आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर x से एंगल निकालने का बोले और ये डायरेक्टली ऑप्शन में दिया ही ना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपल y वाला एंगल निकालेंगे, 90 में से उससे माइनस कर देंगे, इसको वाइस वर्सा कर लो। आपको ये गिवन है 30 डिग्री, ये निकालना है, ये कैसे आएगा, 90 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है 90 डिग्री की जगह पे क्या लिखा होगा, π/2। तो ये सारी फनकारियां पॉसिबल हैंगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कुछ और सवाल आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें नोट करते जाना। अच्छा बाकी मजीद प्रैक्टिस के लिए ना, मजीद प्रैक्टिस के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करी हुई है, उस प्रैक्टिस शीट को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। उसमें इन तमाम चीज़ों के इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो और क्वेश्चन भी शामिल हैं जो कि आप सॉल्व करो तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपको कहते हैं भाई मिसाल के तौर पे एक वेक्टर एफ है 60 न्यूटन का और आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको कह रहे हैं फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अक्सर आया ये सवाल भी, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है, आप बोलोगे भाई एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सिमिलरली एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ कितना है 60, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। सर आपने एफ एक्स एफ कॉस थीटा और एफ वाई एफ साइन थीटा क्यों लगाया, आपको कैसे पता चला कि ये थीटा एक्स से बन रहा है, क्योंकि सवाल वाले ने कुछ नहीं बताया था कि थीटा कहां से बन रहा है। जब कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये है कि थीटा किससे बन रहा है, पॉजिटिव एक्स से बन रहा है। अगर वाई से होता तो वो बताता मुझे ये बात। ठीक है, 60 कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री हमारे पास होता है, मुझे यहां तक याद पड़ रहा है √3/2। ठीक है, सिमिलरली साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, यस यही होता है। अब क्या करना है भाई, कैंसिलेशन कर दो, सिंपल 2 3 6, ये हो गया जनाब 30/3, इसको सिंप्लीफाई करा 30 आ गया आंसर आपका, सिंपल। ठीक है, ये आपने एफ एक्स निकाल लिया, ये आपने एफ वाई निकाल लिया। ठीक है, अच्छा मैं इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला शेयर भी कर दूंगा, इसको आप देख लेना तो आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है जनाबी वाला, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्वेश्चन था। अब यहीं से ना मेरा बेटा हमारे पास एक चीज़ और पूछे जाती है, और वो एक चीज़ जो और होती है ना उसके लिए भी हमने कुछ करना है। ठीक है, अच्छा सर अगर इसके अंदर आगे जाना हो तो क्या करेंगे बेटे, √3 की वैल्यू हमें पता होती है 1.732 होती है। ठीक है, ये कैसे पता चली यार, उसी मैंने स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया हुआ है। वैसे √3 और √2 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। √3 का स्क्वायर रूट होता है मेरा बेटा 1.732, इसका होता है 1.414। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जब आप मैथ्स करने बैठते हो ना तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी दुनिया भर के हर नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे जो है ना बच्चे जरा एक चीज सीखो, बल्कि साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल ना मैं आपको यहीं पे, क्योंकि मुझे यूज करना है आगे, तो मैं बता देता हूं कैसे बन रहा था। ठीक है, देखो तो, क्योंकि मुझे यूज करना है अभी, साइन थीटा कॉस थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। चाहो तो आपको टेंजेंट थीटा भी यहां बता देते हैं। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। अब देखो भाई ये जो हम करने लगे हैं ना, हम करने क्या लगे हैं, हम बेसिकली करने ये लगे हैं, हम इन स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आगे यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, फिर तुम लोग उसको आके फाड़ फाड़ के देखते रहोगे, इसलिए मैंने बोला यहीं पे उसको बता दिया जाए। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे रूट लगाना है और डिनोमिनेटर में 4 लिख देना है हर जगह पे। देखो जब भी कोई आपको शॉर्टकट पढ़ाया जा रहा होता है ना, तो शॉर्टकट के अंदर ये सीखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या और क्यों का आंसर नहीं लेते, क्योंकि जाहिर है वो उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। बस आपने ऐसे कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहां पे आपने 0 1
2 3 4, बस पूरा टेबल मुकम्मल हो चुका। ठीक है, बस ये हो गया, यही करना है और कुछ नहीं करना, हो गया आपका काम, पूरा हो गया। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर इज 0, साइन 0 डिग्री इज 0। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 1/2 हो गया। ये हो जाएगा जनाब √2/2, इसी को आप 1/√2 भी लिख सकते हो। 3 का रूट नहीं होता तो √3, 4 रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, 2 हो गया। 4/4 क्या होता है, 1, 1 का रूट क्या होता है, 1। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या किया, √, और अपॉन में 4 सब में लिख दिया, फिर 0 से लेके 4 तक की आपने गिनती कर ली उठा के। फिर 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर इज 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 का रूट नहीं होता, 4 का रूट 2 हो गया, 3 का रूट नहीं होता, 4 का रूट 2 हो गया, 4/4 हो गया। अब कॉस के लिए टेबल को उल्टा भरेंगे, उल्टा भरने से मुराद जो वहां आखिर में वो यहां पहले आ जाएगा 1, फिर क्या है वहां पे √3/2, फिर क्या है √2/2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। क्लियर हो गया। अब टेंजेंट थीटा में बस ये चीज याद रख लेना, साइन अपॉन कॉस, यहां साइन का वैल्यू क्या है 0, कॉस का वैल्यू क्या है 1, तो 0/1, आंसर क्या आएगा 0। यानी कि टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है 0। 30 डिग्री में निकालना है, फिर बता रहा हूं, देखो यहां साइन का वैल्यू क्या है हाफ, कॉस का वैल्यू क्या है √3/2, 2 से 2 मर गया, क्या बना 1/√3। चाहो तो ऐसे ही इनको भी कर लो, नहीं तो एक आसानी बता देता हूं, 1/√3 लिखा हुआ है, इसके न्यूमिनेटर में क्या है 1, वो 1 यहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है √3, वो √3 यहां आ जाएगा। करके देख लेना, जब करोगे आपके पास आंसर आ रहा होगा। ये भी सेम डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 1। यहां करोगे 2 से 2 मर जाएगा, √3 आ रहा होगा। यहां देख लो 1/0, आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है। यहां न्यूमिनेटर में 0 आ रहा था, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है, इसके बारे में और भी तफसील बताई हुई है, उसमें आप देख सकते हो। बहरहाल फिलहाल ये तो पढ़ना सीख लो। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 45 √2/2, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। क्लियर है, अगर पढ़ लिया तो जल्दी से देखो, टेंजेंट 45 डिग्री कितना है, टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, ऐसे निकालते हैं हमने। ठीक है, अब जल्दी से इसको देख लो, अपने पास नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने इसी से फिर आपको चीजें कुछ बतानी है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, चलो आगे देखो। अब चलो, अब इसी से बेटे हमारे पास ना कुछ सवालात बनते हैं पेपर में, और ये सब अभी हम रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा ही नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया है। तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैंने बोला पहले वो बता दूं आपको। देखो अभी आपने साइन थीटा देखा और आपने कॉस थीटा देखा, ऐसे ही है 0 डिग्री से 90 डिग्री। अपने पास देखना वैल्यू नोट करी होगी, साइन 0 डिग्री आपके पास होता है 0, साइन 90 डिग्री आपके पास होता है 1, ऐसे ही है। कॉस 0 डिग्री आपके पास होता है 1, कॉस 90 डिग्री आपके पास क्या होता है 0। ये बिहेवियर देखो आपके पास आपकी कॉपी में बना हुआ है, नजर आ रही है ये चीज आपके पास, ये चीज देखो दिख रही है आपको। मैं यहां से एक बात ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है 0 से 90 की तरफ जाते हुए, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई साइन 0 डिग्री 0 था, साइन 30 डिग्री 0.5 हो गया, यानी कि वैल्यू बढ़ गई। आगे जाएंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, आगे जाएंगे वैल्यू और ज्यादा क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, साथ साथ कॉस थीटा को देखो जरा, साइन के थीटा के बढ़ने से कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले कॉस 0 डिग्री क्या था 1, उसके बाद 0.86 होगा, कम हो गया कॉस 30 पे। फिर कॉस 60 डिग्री में जाके देखना वो 0.5 हो जाएगा। फिर कॉस 90 पे देखना वो 0 हो चुका है, यानी कि 1 से कम होते होते 0 हो गया। ये 0 से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 1 हो गया। ये बिहेवियर समझ आ गया। अब समझो जरा, आपके पास हमने अभी पढ़ा था fx का फॉर्मूला क्या होता है, f cos थीटा। फिर मैं आपको इसी को एक और तरह से भी समझाऊंगा, फिर इसका सवाल बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट की एकदम फील आ जानी चाहिए। फिर हमें नजर आ रहा है fx किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे, fy डिपेंड कर रहा है sin थीटा पे। लेकिन सर आपने तो कहा था x और y में cos और sin फिक्स है ही नहीं। बिल्कुल कहा था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि बाय डिफॉल्ट जब एग्जामिनर कुछ नहीं बताएगा तो f यानी कि आपका जो एंगल है वो हमेशा किससे बनेगा, x से बनेगा, और होता भी ऐसे ही है। तो फिर वो पढ़ाया क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को मस्ती सूझती है, जब मस्ती सूझती है तो वो y से एंगल बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब थीटा बढ़ रहा होगा, जब थीटा बढ़ रहा होगा तो
क्योंकि कॉस थीटा कम हो रहा है और एफ एक्स कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स क्या होगा, कम होगा थीटा के बढ़ने पे, हाँ या ना। जब थीटा बढ़ रहा होगा, जब थीटा बढ़ेगा, भाई थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा ना, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे 1 है और कॉस 90 पे 0 है। यानी कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू 90 तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू 90 साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आप थीटा बढ़ा रहे हो, कॉस थीटा कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सही है। इसी तरह से जब आपके पास, और ये थीटा जो हम अभी बात कर रहे हैं वो थीटा किस एक्सिस से बन रहा है, वो थीटा बन रहा है विद पॉजिटिव एक्स, तभी तो ये फॉर्मूले लिखे हैं, वरना फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ेगा तो एफ वाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आ रही है बात की। अच्छा, अब जरा जल्दी से अपने पास थीटा 45 डिग्री पे चेक करो। अपने पास जो टेबल बनाया ना उसमें थीटा 45 डिग्री देखो। थीटा 45 डिग्री पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्विवेलेंट है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्विवेलेंट है तो आंसर आपके पास आएगा √2/2। इसी को आप 1/√2 भी लिख सकते हो। वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। √2 से अगर आप यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट मर जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में। तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई। ठीक है, साइन और कॉस का वैल्यू कैसा है, बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं थीटा 45 डिग्री पे एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हाँ या ना। थीटा 45 डिग्री पे एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा और वाई कंपोनेंट सेम हो जाएगा। अगर आपका थीटा 45 डिग्री से छोटा है, अगर थीटा 45 डिग्री से छोटा है, चेक करो जरा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं 0 डिग्री पे वैल्यू चेक करो, साइन 0 डिग्री देखो और कॉस 0 डिग्री देखो। साइन 0 डिग्री देखना कितना लिखा होगा, 0। कॉस 0 डिग्री देखना कितना लिखा होगा, 1। देखो देखो देखो, जल्दी से देखो। अपने पास टेबल बनाया है, उस टेबल में वैल्यू पढ़ो जरा। ये सारे हमारे बता दूं इससे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। थीटा लेस देन 45 में दो एंगल हैं जो आप चेक कर सकते हो, 0 भी चेक कर सकते हो और 30 भी चेक कर सकते हो। साइन 0 डिग्री देखो, 0 लिखा हुआ है, कॉस 0 डिग्री देखो 1 लिखा हुआ है, यहीं से आइडिया हो गया। वरना साइन 30 और कॉस 30 भी कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा। आपको नजर आ रहा है साइन का वैल्यू कम है और कॉस का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। इसका मुंह जहां खुला होता है ना वो बड़ा होता है, तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं एक्स कंपोनेंट बड़ा होगा और वाई कंपोनेंट छोटा होगा। समझ आ गई? जब थीटा 45 से छोटा है तो एक्स कंपोनेंट बड़ा होगा और वाई कंपोनेंट छोटा होगा। अब इसी को देखो जरा, थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री पे, थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री पे चेक करो। मिसाल के तौर पे साइन 90 और कॉस 90 चेक कर लो, सबसे आसान यही है चेक करना। साइन 90 कितना है, 1। कॉस 90 कितना है, 0। यानी कि हमें नजर आ रहा है साइन थीटा ग्रेटर है और कॉस थीटा छोटा है। आप 60 डिग्री का एंगल भी चेक कर सकते हो। साइन 60 डिग्री देखो और कॉस 60 डिग्री देखो, देख लो जल्दी से। क्लियर हो गया? सेट है? साइन 60 डिग्री भी देख लो और अपने पास कॉस 60 डिग्री भी अपने पास देख लो जल्दी से। ठीक है, ठीक है भाई, देख लिया। साइन 60 डिग्री देखोगे तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा उठ के, 0.866 समथिंग बन रहा होगा। कॉस 60 डिग्री देखोगे तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा अल्टीमेटली उठ के। साइन थीटा बड़ा है, कॉस थीटा छोटा है, यानी कि आप बोलोगे एफ वाई का वैल्यू ज्यादा है और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कम है। अब इससे आपके एग्जामिनर इतने क्वेश्चन पूछ चुका है माजी में जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या क्या कि अगर हम रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा कंपोनेंट बढ़ेगा, कौन सा कंपोनेंट कम होगा, हमने साबित कर लिया। एक्स से एंगल बढ़ेगा तो एक्स कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, वाई कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, एक्स कंपोनेंट कम होगा, वाई कंपोनेंट बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आपका एंगल थीटा से कम होता जा रहा है, ठीक है बेटे, ये सारी चीजें अपने पास ना नोट डाउन करते जाना, ताकि जब इतनी तफसील से माशाल्लाह हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी सवाल आए ना उसको हम चुटकी बजाते उड़ा देंगे इंशाल्लाह।
जब थीटा आपका x से बढ़ता जाएगा तो आपका x कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, y कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। अभी आपको फिजिकली भी दिखा दूंगा वो चीज, ठीक है। ये हमने साबित कर लिया पूरा, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर थीटा आपका कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है, x बढ़ता जाएगा और y कंपोनेंट आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। फिर साबित कर लिया 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाएंगे। 45 से छोटा होगा तो x कंपोनेंट ज्यादा होगा, y कंपोनेंट छोटा होगा। 45 से बड़ा होगा तो y कंपोनेंट बड़ा होगा और x कंपोनेंट आपका छोटा होगा। अब यही चीज मेरा बेटा हम लोग साबित भी कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं, देखो इधर समझो अभी जरा। अब यही चीज हम लोग साबित भी कर सकते हैं। किस तरह से साबित कर सकते हैं, देखो अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक एंगल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, इस तरह यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। दोनों वेक्टर मैंने तकरीबन एक ही लेंथ के बनाने की कोशिश करी है। जरा यहां पे कंपोनेंट्स बनाओ। ये वाला कंपोनेंट एक आ गया, ये वाला कंपोनेंट दूसरा आ गया। ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ वाई। थीटा यहीं से बन रहा है, थीटा फिक्स है। इसके अंदर भाई साहब ये मेरे पास एफ वाई आ गया और ये मेरे पास एफ एक्स आ गया। आप नोट करो, वाज़े तौर पे आपको नजर आ रहा है कि जब थीटा आपका 45 डिग्री से छोटा है तो आपका एफ एक्स कॉम्पोनेंट बड़ा है और आपका एफ वाई कॉम्पोनेंट छोटा है। नजर आ रहा है, यहां देखो जब आपका थीटा 45 डिग्री से ग्रेटर है यहां पे, तो आपको नजर आ रहा है आपका एफ एक्स कॉम्पोनेंट छोटा है और आपका एफ वाई कॉम्पोनेंट क्या है, ग्रेटर है। जब आपका 45 डिग्री थीटा हो जाएगा ना, पूरा 45 डिग्री, तो जितना आपका एक्स होगा उतना ही आपका क्या होगा, वाई होगा। क्लियर हो गई बात की, जो एक्स होगा उतना ही क्या होगा, वाई होगा। सेट है भाई। कुछ ये सवाल थे हमारे पास करने के लिए। अब एक आधा सवाल हमारे पास और है। वैसे मुझे लग रहा था कि हम लोग इसी लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइंस भी कवर कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस हो नहीं पाएंगे। कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। एक सवाल और है हमारे पास। आपको कहा हुआ है मिसाल के तौर पे कि जनाब वेक्टर एफ आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन का और वेक्टर एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन का, और आपको कह रहा है बताइए भाई साहब वेक्टर एफ वाई का वैल्यू। कोई इशू नहीं है भाई, आपको ये पता है कि f को मिलाने से x बन रहा है और y बन रहा है। बस आपका जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, f बराबर है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के, यही पढ़ा था हमने। f का वैल्यू कितना है 5, एफ एक्स कितना है 3, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया, एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हो गया एफ वाई स्क्वायर। इसको वहाँ भेज के माइनस कर देंगे तो 25 माइनस 9 विल बी इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर। यहाँ ले जाके सॉल्व कर लेंगे। 25 में से 9 निकालेंगे, क्या बचेगा, 16 बचेगा। ये हो गया एफ वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो एफ वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, यानी कि एफ वाई विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। एफ वाई विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। क्लियर हो गई बात की। एफ वाई कितना आ रहा है, 4 न्यूटन आ रहा है। सर आपने -4 न्यूटन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें तो हमारे सर ने बताया था अंडर रूट लेते हैं तो +-4 आता है। बेटे इसलिए कि मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें, ठीक है। सर डायरेक्शन कैसे पता चलती है, थीटा से पता चलती है। अगर आपको बोला जाए ना डायरेक्शन भी निकाल दीजिए, तो डायरेक्शन तो सिंपल है ना, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई क्या है, ये भी निकाला है, और एफ एक्स क्या है आपका 3, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3, and you will get the direction in which this resultant force is acting from positive x axis। ठीक है, ये सारे के सवाल हमारे थे। चलो यहां तक कॉपी कर लो बेटे, आगे देखते हैं फिर। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक और टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी अक्सर पूछा जा रहा होता है। देखो सपोज करो आपको कहा जा रहा है एक वेक्टर आपके पास है 4i कैप प्लस 2j कैप, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप माइनस का j कैप, एक वेक्टर सी दिया हुआ है लेट से 4i कैप प्लस का j कैप। आपको कह रहे हैं भाई आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि भाई इफ वेक्टर d इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c, तो आपको इस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इस d वेक्टर का एंगल निकालना है। नहीं बता रहा है, इसका मतलब एंगल आपने कहां से निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। आपने बोला कोई इशू नहीं है, वेक्टर d विल बी इक्वल टू a वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 2b वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस का j कैप प्लस c वेक्टर कितना है
4i कैप प्लस का जे कैप, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4i कैप प्लस का 2j कैप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हो जाएगा जनाब 2 3 ज़ा 6 आई कैप माइनस का 2 1 ज़ा 2 जे कैप प्लस 4i कैप प्लस का जे कैप। हमने ये चीज़ ऑलरेडी सीखी हुई, आई वाला आई में ऐड होगा। 4i कैप प्लस 6i कैप कितना हुआ 10i कैप, 10i कैप प्लस 4i कैप कितना हुआ 14i कैप, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 2j कैप माइनस का 2j कैप हो गया 0j कैप और प्लस का 1j कैप। सेट है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का j कैप हो गया, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है, अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सिंपल है, एक 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या आंसर आ गया अंडर रूट 197। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये तकरीबन आपका 14.1 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको इसी d का एंगल निकालना है तो कुछ नहीं बताया हुआ, इसका मतलब एंगल कहां से निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालना है। तो दिस विल बी टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन x। y कितना है इसका, y कितना है साइन के साथ लेंगे। अगर यहाँ माइनस जे होता तो मैं -1 लेता, लेकिन अभी माइनस जे नहीं है प्लस जे है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा +1 यानी कि y, और x कितना है यहाँ पे 14। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 14। दिस इज द थीटा। अगर इसी के अंदर ये थीटा x से आ गया, y से बोलेंगे थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री माइनस यही जो आपका ऊपर एंगल आया ना tan इनवर्स 1/14, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह के सवाल भी हमसे माजी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। अच्छा बेटे, अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, अब ज़रा उन्हीं को एक और तरह से आप देख रहे हो। जो भी हम टॉपिक पढ़ने लगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का ही टॉपिक है, बट अब 3 डायमेंशन में आपने इसको देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़रा अगर इस टॉपिक के अंदर आपने कॉन्सेप्ट को फील करना है तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से मजीद इसको देखना पड़ेगा। अलग लेक्चर पे इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे नए सिरे से दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी हम इसको यहीं पे ही देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो हमें लेके चलना है कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। हमारे पास जो हमारा अगला इसके अंदर टॉपिक है ना वो है डायरेक्शन कोसाइंस। बिल्कुल मुश्किल चीज़ तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा हुआ है इसी को हम इसके ऊपर कैसे लेकर के आ रहे हैं ज़रा समझते हैं। देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और से देखो, अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, अगर आप देखते हो ये मेरे पास एक कोई वेक्टर लाई कर रहा है यहाँ मिसाल के तौर पे एक एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा, ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये एंगल मालूम करना है, ये इसका ये कंपोनेंट मालूम करना है एफ एक्स कॉम्पोनेंट। एफ वाई भी होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, बिल्कुल एफ वाई भी यहाँ पे होगा, ये एफ वाई होगा और ये मेरे पास एफ होगा। तो अभी मैंने क्या बात पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मैं कहूँगा कॉस एल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इससे भी माजी में क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड में भी आए हुए हैं, बल्कि ये बन जाएगा एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ कॉस एल्फा। हाँ या ना, ऐसे ही बन जाएगा, ये ऐसे ही बनेगा। अब ये जो आपने कॉस एल्फा लिखा है, इस कॉस एल्फा के आगे देखो क्या आ रहा है एफ एक्स और नीचे क्या आ रहा है एफ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एफ डिवाइडेड बाय एफ, क्या चीज है एफ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके आता है। हाँ या ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही आता है ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके आता है। अच्छा, अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब आपने कॉस एल्फा निकाला, एल्फा से मुराद है वो एंगल जो आपने बनाया विद एक्स एक्सिस। एल्फा से क्या मुराद है, वो एंगल जो आपने बनाया विद एक्स एक्सिस। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स से मुराद हो गया आपका एक्स कॉम्पोनेंट। एफ एक्स से क्या मुराद हो गया आपका एक्स कॉम्पोनेंट। आप डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ या ना, कॉस ऑफ एंगल बराबर है कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, अब जरा दोबारा देखो इसी चीज को, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यही चीज दोबारा बनाता हूं, मैं कहता हूं यही सेम वेक्टर है मेरे पास जो पहले था, ये मेरे पास वेक्टर एफ है। मैंने क्या करा, इस वेक्टर एफ का
एंगल बनाया विद वाई एक्सिस, इसको मैंने नाम दे दिया बीटा का नाम दे दिया। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूं, एक कंपोनेंट ये रहा, एक ये रहा, ये वही कंपोनेंट है जो पहले यहां बनता था उसको यहां बना दिया, जो यहां बनता था उसे यहां बना दिया। फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यहां वाला ऊपर चला गया, यहां वाला इधर आ गया। ये हो जाएगा मेरे पास एफ वाई कॉम्पोनेंट, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉम्पोनेंट। अगर मैं वंस अगेन यहां पे कॉस बीटा निकालना चाहूं, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहा, ये 90 है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही होता है ना भाई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना है यहाँ पे एफ वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है एफ के बराबर है, यानी कि अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ऐसे ही है। दोबारा देखो, बीटा से क्या मुराद है, बीटा से मुराद अब की बार वो एंगल है जो आपने बनाया किसके साथ, विद वाई एक्सिस। एफ वाई क्या है, एफ वाई से मुराद है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। चेक करो, वाई एक्सिस के ऊपर यही कंपोनेंट है, हाँ या ना, वाई पे यही कंपोनेंट है, कंपोनेंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑन वाई एक्सिस यही है। ये क्या है, ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ या ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं समझना जरा बात को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहां से अगर मैं एफ वाई की वैल्यू निकालूं, इधर से एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वाई की वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ कॉस बीटा, हाँ या ना, यही बन जाएगी यहां से एफ वाई की वैल्यू। सर अभी जो आपने हमें पढ़ाया था उसमें आपने बताया था अगर ये एफ कॉस अल्फा आ रहा है, गौर से सुनना, अगर ये आ रहा है तो आपने हमें बताया था यहां पे देखो ये कॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये वाई एक्सिस से बन रहा है। परेशान मत होना, देखो दोनों एंगल अलग अलग है ना मेरा बच्चा। अल्फा यहां किससे बन रहा है, एक्स से, तो इसलिए एफ एक्स एफ कॉस अल्फा आ रहा है। बीटा यहां एक्स से नहीं बन रहा, अगर एक्स से बन रहा होता तो एफ एक्स एफ कॉस बीटा होता, एफ वाई एफ साइन बीटा होता, लेकिन मैंने कॉस से तो बनाया ही नहीं है, मैंने यहां किससे बनाया, वाई से बनाया। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई और ये एफ वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि ये समझ लो एक ही फिगर है जिसमें इस वेक्टर एफ का एंगल एक्स से कितना बन रहा है अल्फा, वाई से कितना बन रहा है बीटा। सेट है। तो अगर मुझे ये पता है कि वेक्टर एफ मेरा रिजल्टेंट है वेक्टर एफ एक्स का और वेक्टर एफ वाई का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ बराबर है, गौर से देखना, एफ कॉस अल्फा आई कैप प्लस एफ कॉस बीटा जे कैप, हाँ या ना। एफ एक्स एफ कॉस अल्फा के बराबर है, एफ वाई एफ कॉस बीटा के बराबर है। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस का, यानी कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है वो आपके एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो जो एक्स वाला एंगल होगा उसके साथ कोसाइन लोगे तो एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, वाई वाला होगा उसके साथ कोसाइन लोगे तो वाई वाला कंपोनेंट आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखना, ठीक है? ठीक है बेटे, एक बार गौर से देखो, मैं चीजों को रिपीट कर देता हूं। देखो, मैंने कहा कि अगर एक वेक्टर एफ है, अगर एक वेक्टर एफ है जो एक्स से एंगल अल्फा बना रहा है और वाई से एंगल बीटा बना रहा है, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर एंगल का कोसाइन लोगे, अगर आप कॉस ऑफ अल्फा लेते हो तो जो चीज आ रही है वो वेक्टर का कंपोनेंट आएगा उसी एक्सिस के अलोंग। देखो, कॉस अल्फा लिया आपने तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही चीज आ रही है एफ एक्स एफ कॉस अल्फा। कॉस बीटा लिया आपने तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही चीज आ रही है। तो मैंने कहा इसको जनरलाइज कर लो। क्या कॉस अल्फा से क्या मुराद है? अल्फा वो एंगल है जो आपने एक्स से बनाया है। फॉर्मूला किससे आ रहा है? फॉर्मूला क्या आ रहा है? एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। फिर हमने देखा कॉस बीटा क्या आ रहा है? बीटा क्या चीज है? जो एंगल आप किससे बना रहे हो? वाई एक्सिस से। ऐसे ही है। एफ वाई वो कंपोनेंट जो वाई के अलोंग है वही आ रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वेक्टर होता, फिर मैंने आपको लिखना भी सिखा दिया कि एफ यहां पे एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस बीटा। मैंने कहा अगर मेरे पास कोई वेक्टर होता जो स्पेस में लाई कर रहा होता, कहां लाई कर रहा होता? स्पेस में। स्पेस में लाई करने का मतलब ये कि 3 डायमेंशंस के दरमियान में लाई कर रहा है। गौर से देखिएगा जरा। ये सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है जो इस तरह से लाई कर रहा है, इस तरह से। ये जो ब्लू वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई से एंगल बना रहा है बीटा, जेड से एंगल बना रहा है गामा। क्लियर है? 3 डिफरेंट एंगल्स बना रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर मैं इन सबको देखते हुए ऐसे लिखूं, कॉस गामा विल बी इक्वल टू एफ जेड अपॉन में क्या आ जाएगा?
एफ। तो क्या ये बात ठीक होगी? कॉस गामा, कॉस गामा, गामा से क्या मुराद है? एंगल जो वेक्टर एफ बना रहा है विद जेड एक्सिस, एफ जेड, वेक्टर का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग, एफ क्या है? टोटल मैग्नीट्यूड। इस केस में अगर मैं कॉस अल्फा लिखूंगा, स्पेस के केस के अंदर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन एफ, अल्फा जो वेक्टर एफ बना रहा है विद एक्स एक्सिस, एफ एक्स, इसी वेक्टर एफ का कंपोनेंट एक्स के अलोंग, और वेक्टर एफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होगी, उसमें जेड स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। स्पेस की बात कर रहे हैं ना, स्पेस में तीनों आ गए अब तो, ठीक है। इसी तरह जब कॉस बीटा की बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा? एफ वाई अपॉन एफ, बीटा क्या है? एंगल जो बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, एफ वाई, इस वेक्टर एफ का इफेक्टिव कंपोनेंट जो वाई के अलोंग है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाते हैं ये? डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये हैं क्या, पढ़ते क्यों हैं? इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर को 2 एक्सिस पे रिजॉल्व करना सीखा था। अब ये देख रहे हैं कि वेक्टर अगर 3 एक्सिस पे रिजॉल्व होगा तो कैसे होता है वो, ये चीजें होती हैं, सिंपल, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस का क्या डेफिनेशन डालोगे? कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेक्टर। कोसाइंस ऑफ द एंगल, ये कौन से एंगल है? जो आपका वेक्टर बना रहा है बिटवीन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वेक्टर ऐसे है, ये एक्स है, एक्स से एंगल बन रहा है अल्फा, वाई से एंगल बन रहा है बीटा, जेड से एंगल बन रहा है गामा। तो कोसाइंस ऑफ दीज 3 एंगल्स, जो एंगल आपके वेक्टर ने बनाया विद द रेफरेंस एक्सिस, वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। कॉस अल्फा निकालना है तो एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा निकालना है तो वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कॉस गामा निकालना है तो जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह से डायरेक्ट लिख भी लेना अपने पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर बाय द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कैसे निकालते हैं? उस पर्टिकुलर, अगर आपने कॉस अल्फा निकालना है तो एक्स की बात हो रही है, आपने एक्स का कंपोनेंट लिया, जो भी एक्स कंपोनेंट, अभी एक सवाल भी करते हैं, और उसको टोटल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने, सिंपल हो जाएगा आपका मसला हल, ठीक है। अब इसी को देखो बेटे, हम लोग लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले तो मैं इसी चीज को ना अगर अभी भी मसला हो रहा है ना, मैं इसको विजुअलाइज करा देता हूं ताकि आपके जहनों में अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो जाए। देखो सवाई ना, ये देखो यार, यहां मान लो हमारे पास एक कोई ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है हमारे पास, और ये वेक्टर ऐसे 3 डायमेंशन का वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं बनाना शुरू करूं ना बच्चे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। अब अगर आप मार्क करोगे, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज अल्फा, ठीक है, और ये इसका नाम वेक्टर पी रख लेते हैं, मिसाल देते हैं, वेक्टर पी है ये, ठीक है, वेक्टर पी है। इसी तरह यहां से जो एंगल बन रहा है दिस इज वेक्टर बीटा, इसी तरह वेक्टर बीटा बोल रहा हूं, सॉरी, एंगल बीटा, ये जो बन रहा है दिस इज एंगल गामा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वेक्टर पी बराबर होगा किसके? पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी कॉस बीटा जे कैप प्लस पी कॉस गामा की कैप। ये चीज है, ये आपके पास क्या है? वेक्टर पी है। अब इसमें जब आप नोट करोगे ना तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? ये जो आपका कॉस अल्फा है, ये और ये आपके पास क्या है मेरा बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस है। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर हो गया? ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। अल्फा एंगल है जो उसने एक्स से बनाया, बीटा एंगल है जो उसने वाई से बनाया, गामा एंगल है जो उसने जेड से बनाया। इससे पहले जब हमने सीखा था ना, उसमें क्या था? एक एंगल जो वो एक्स से बना रहा है आपने उसी की बेस पे एक्स और वाई में रिजॉल्व कर दिया, एक एंगल जो वो वाई से बना रहा था आपने उसी की बेस पे उसे एक्स वाई में रिजॉल्व कर लिया, इसलिए वहां साइन भी आ रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक्स से एंगल अलग बन रहा है अल्फा, तो जो कॉस कंपोनेंट होता है वो तो हमेशा उसी पे आता है। देखो अल्फा का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इसके अलोंग लाई कर रहा होगा, अल्फा का कॉस कंपोनेंट। बीटा का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो यहां लाई कर रहा होगा। अभी तक की अगर आप बात समझ गए तो ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं यहां बता रहा हूं। इसी तरह गामा का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इसके अलोंग लाई कर रहा होगा, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ये तरीका है किसी भी वेक्टर को 3 एक्सिस में रिप्रेजेंट करने का।
क्लियर हो गई बात की। अब एक मिसाल पहले समझते हैं, एक सवाल पहले देखते हैं। सपोज कर लो आपको कहा जा रहा है ए वेक्टर एक दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको बोल रहा है भाई डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कीजिए। ठीक है, ये सवाल माजी में आया हुआ जिसके लिए इतनी लंबी तकरीर करी थी मैंने। कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं? वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका ये एंगल है, अल्फा किसका है? एक्स का एंगल है, एक्स का कंपोनेंट यहां पे क्या है 2 अपॉन में टोटल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेट है। 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या बनता है 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 इज 20 और ये कितना आ गया अंडर रूट 29। ये आ गया हमारे पास। सिंपल है। अब इसी तरह से कॉस बीटा मालूम कर लीजिए जरा। कॉस बीटा क्या आ रहा है 3। भाई बीटा किसका एंगल है? वाई का, तो वाई वाला कंपोनेंट यहां आया और वापस सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 29 आ जाएगा। सिमिलरली कॉस गामा भी मालूम कर लीजिए जरा। कॉस गामा क्या आ रहा है कॉस गामा क्या है? जेड कंपोनेंट कितना है 4 और ये आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट 29। ये आपने आपके क्या मालूम कर लिए? आपने आपके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कर लिए। दिस इज द तरीका टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि मैं यहां पे इसको जर्नलाइज भी कर सकता हूं कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर है इस तरह से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कैसे आएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे वाले खुद ही लिख लेना। कॉस बीटा बी अपॉन सेम थिंग, कॉस गामा सी अपॉन द सेम थिंग। हो गया? क्लियर है? अब इसी के अंदर बच्चे एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको समझ लो, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देन हम इसको सम अप करके वाइंड अप करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, समझो। अगर मुझे इस पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, यूनिट वेक्टर बहुत स्टार्ट में सिखाया था, दूसरा लेक्चर था। यूनिट वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर था वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। याद है यूनिट वेक्टर क्या था? वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालोगे इसी तरह से, क्या है ये मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29। ये मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं। अगर मैं इस अगर मैं इसके एलसीएम को ब्रेक कर दूं तो ये बनेगा 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। यही बनेगा। ये यूनिट वेक्टर निकाला जो हम लेक्चर 2 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब क्या मैं कह सकता हूं इस यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट है 2 अपॉन अंडर रूट 29? हाँ या ना? बिल्कुल है। इस यूनिट वेक्टर का y कंपोनेंट है, देखो x कैसे निकालते हैं, i के पीछे लिखा हुआ j, y क्या होगा j के पीछे 3 अपॉन 29। इसका z कंपोनेंट क्या है? इसका z कंपोनेंट क्या है जो k के पीछे लिखा हुआ है यानी कि 4 अपॉन 29। अब जरा यहां पे cos अल्फा देखो अपने पास। cos अल्फा का वैल्यू क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 29। हाँ या ना? क्या cos अल्फा तुम्हें यूनिट वेक्टर के x कंपोनेंट से मिलता नजर आ रहा है? आ रहा है। cos बीटा यूनिट वेक्टर के y कंपोनेंट से आ रहा है। cos गामा यूनिट वेक्टर के z कंपोनेंट से आ रहा है। हाँ या ना? ये क्या जादू हो गया? अगर अभी तक डायरेक्शन कोसाइन को नहीं समझ पाए, मैं अब फिर बता रहा हूं, अब दोबारा से इस वाले पॉइंट को सुनना, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना और दोबारा से डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट सिर्फ देख लेना, तो कॉन्सेप्ट ऐसा जबरदस्त बिल्ड हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। देखो जरा, समझो बात को। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन डिफाइन करना। यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। क्लियर है? यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ यह बताता है कि बाबा आपका डायरेक्शन कहां पर है। आपका डायरेक्शन x के अलोंग कितना है, y के अलोंग कितना है, z के अलोंग कितना है। भाई अगर आप टोटल y पे जा रहे हो, टोटल y पे जा रहे हो तो आपका 100% डायरेक्शन y के अलोंग होगा। अगर आप x पे भी हो y पे भी हो तो कुछ परसेंट x का होगा, कुछ परसेंट y का होगा। यानी कि अगर आपने उस पॉइंट से यहां तक आना है, वहां से यहां आना है, तो जाहिर है आप सब पे एक जितने कदम तो नहीं चलोगे। x पे कुछ और चलोगे, y पे कुछ और चलोगे, z पे कुछ और चलोगे। ये चीज है, वो आपको ये बताता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा का मतलब है ये x के अलोंग कितना मूव करना पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। समझ आ गई? x के अलोंग कितना मूव करना पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहा है।
वाई कॉस बीटा वाई के अलोंग कितना मूव करना पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। कॉस गामा जेड के अलोंग कितना चलना पड़ रहा है, जेड के अलोंग कितना कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। देखो कॉस अल्फा क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कॉस बीटा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, कॉस गामा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब अगर आपको याद होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जनाब यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पढ़ा चुका हूं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, ये जो आपके पास आया है निकाल के चेक कर लेना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं यूनिट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करूं, यूनिट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करूं और यूनिट वेक्टर के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करूं, जमा करूं और अंडर रूट लूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो इसका आंसर है वो क्या आएगा 1 आएगा। हाँ या ना भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, एक्स वाई और जेड इन तीनों के स्क्वायर करके जमा कर लें। तो मैं यही तो कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर जमा किया, अंडर रूट लिया, आंसर क्या आ रहा है 1। अब इसी को अगर मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अंडर रूट लूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं, बोथ द साइड्स स्क्वायर कर दूं, तो यहां से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1। इसको क्या लिखोगे, आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम हमेशा यूनिटी होता है। यह भी माजी में एक दफा पूछा गया क्वेश्चन है, आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिस विल बी इक्वल टू 1। समझ आ गई कि आपके पास बेसिकली है क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन आपका यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट। इसका काम क्या होता है, इसका काम डायरेक्शन बताना होता है, डायरेक्शन क्लियर है। ये एक्स के अलोंग बता रहा है, ये वाई के अलोंग बता रहा है और ये जेड के अलोंग बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। अगर आप ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर आप ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड, अगर आप इन सब का स्क्वायर करके जमा करोगे, अंडर रूट लोगे, तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने पढ़ा क्या, हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा 2 कंपोनेंट्स में भी और 3 कंपोनेंट्स में भी। ये 3 वाला बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता बहुत ज्यादा, एक आध दफा कभी कोई सवाल आया है। एमडी के कैट में बरल आ चुके हैं माजी में क्वेश्चन, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश करी कि अपने एंड से कोई भी सवाल छोड़ा ना जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है।